नमस्कार दोस्तों, मेरा इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम प्रयास करेंगे उन अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने का जो हर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के मन में पहले कौंधते हैं। आज लगभग हर इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें तकरीबन 80 से 85% लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा सोचते हैं। लेकिन जब भी ये सवाल उनके मन में आता है तो उनके मन में साथ में ये प्रश्न भी उठता है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे ले, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करे, कहीं फंस ना जाए, कहीं उसके साथ कोई धोखा ना हो जाए। निवेश करना तो चाहता है लेकिन करे कहाँ। अब इन सवालों के बीच मझधार में फंस के वो कई बार अपना डिसीजन ड्रॉप कर देता है और इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन में चला जाता है, जबकि उसका बहुत मन होता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे। आज हम कोशिश करेंगे उन सब सवालों को टच करने की जो एक इन्वेस्टर के मन में आते हैं और एजुकेशन ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने डिसीजन को फोरफीट कर देता है। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सिर्फ अफोर्डेबल सेगमेंट की। ये वो सेगमेंट है जहाँ पे तकरीबन 80% लोग अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके उसमें से अच्छे रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी सेगमेंट में बढ़ी हुई है और इसका जीडीपी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को कैटर करती है। इसमें निश सेगमेंट को कैटर करने के लिए अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट्स डिफरेंट हैं और उसके अलावा जो वीकर सेक्शंस हैं उसके सेगमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल हाउसेस हैं, बंगलोज हैं, विलाज हैं, फ्लैट्स, कॉन्डोज हैं, प्लॉट्स हैं, शोरूम्स हैं, बूथ्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, सेमी अर्बन लोकेलिटीज़ लैंड है, इसके अलावा निश लोकेलिटीज़ प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी है, लीजिंग प्रॉपर्टी, सो एंड सो फोर्थ। बहुत लंबी लाइन है। आज के वीडियो में हम खास करके बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो एक तकरीबन 80 से 85% जो लोग हैं उनकी रेंज में आने वाली जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वो है अफोर्डेबल सेगमेंट। अफोर्डेबल सेगमेंट की रेंज भी 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में ऑलमोस्ट रहती है और ये सोसाइटी के उन सारे इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट कैटर कर लेती है जो इसकी हद में आते हैं, जद में आते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल पे कि कौन सी प्रॉपर्टी ली जाए और प्रॉपर्टी कहाँ ली जाए, किससे ली जाए। अब इस सवाल के जवाब में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को फोकस करना होता है और फोकस करके हमें पहुंचना होता है अपने उन सवालों के पास जो हमारे मन में कौंध रहे हैं। उन सवालों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ एक रीजंस ढूंढने पड़ते हैं, वो क्लैरिटी हमें ढूंढनी पड़ती है। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विचार मेरे मन में आया कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए, मैं एक इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाहता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट है जिसका ग्रोथ रेट किसी भी इन्वेस्टमेंट से इज मच हायर। सो ये सबके इंटरेस्ट का एक फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम उन्हीं को फोकस करते हैं, तभी आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। सबसे पहले तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है, मेरा पर्पज़ क्या है, उस इन्वेस्टमेंट से मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ, मेरी नीड्स क्या आइडेंटिफाइड है, मुझे उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके मुझे रिटर्न कैसे चाहिए, क्या उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद मुझे वैसे ही छोड़ देना है 4-5 साल के लिए, या मुझे उसके ऊपर कोई कमर्शियल काम करना है, या उसके लिए मुझे अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करना है, या क्या मेरे फ्यूचर में मेरे जो भाई बंधु हैं या बच्चे हैं उन्होंने वहाँ पे जाना है, कोई काम करना है, उनके लिए एक आपको हॉल्ट स्टेशन चाहिए ताकि आप रेंटल के दंश से बच सकें। बिकॉज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में एक
इन्वेस्टमेंट इसलिए भी अच्छा हो जाता है बिकॉज आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देख लें, उसमें इतने रिटर्न अवेलेबल ही नहीं है। आज की डेट में रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम हो गए हैं, और बैंक्स भी आज की डेट में जो होम लोन अवेलेबल है तकरीबन 6-6.5-7% के रेट पे अवेलेबल है, विच इज़ पर एक एसेट के लिए। वेयर एज कई बार हम गाड़ियाँ खरीद लेते हैं जिसके ऊपर 9 से 10% का इंटरेस्ट हमको देते हैं, और वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। एप्रिशिएटिंग एसेट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो लोन लेके भी अगर आप अपने लिए कोई एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ एन एप्रिशिएटिंग एसेट, यू शुड गो इन फॉर दिस। बट उससे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी लेनी क्यों, वाई टू बाई। अब जब आप अपने उस सवाल तक पहुंच जाओगे कि मुझे क्यों लेनी है, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है, लेकिन अगर उसके मन में ये सवाल आया है कि उसको ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ ना कुछ तो उसका मोटिव ज़रूर होगा कि उसके फ्यूचर के लिए कोई उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी है जब वो बुढ़ापे में उसके काम आए, या आज लगा के पैसा उसके पास अगर एक फ्लेक्सिबल इनकम है तो उस इनकम वो कहीं वो पार्क करना चाहता है जिससे वो कल को ग्रो करे। कुछ भी हो सकता है, हर इंसान का अलग हो सकता है, जिससे कि वो एक इन्वेस्टमेंट ऐसा करे जो बाकी वाले इन्वेस्टमेंट जो आज अवेलेबल है मार्केट में उससे अच्छा रिटर्न उसको मिले, जो उन सबको बीट कर सकता हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्यों मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपको अपने नीड्स को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है मेरी, जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, क्या इसी पैसे से मैं अपनी आसपास की लोकेलिटी में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ, क्या ऐसा कोई और एसेट में क्रिएट कर सकता हूँ जिससे मुझे एक रेगुलर इनकम आए जो इस इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ को बीट कर सकती हो। या मुझे कौन सी लोकेशन के ऊपर, आपको लोकेशन भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी नीड्स इस्टेब्लिश होनी बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है जो आपको एक कदम आगे ले जाएगा आपके डिसीजन को फुलफिल करने के लिए। वंस मेरा पर्पस क्लियर हो गया, मुझे क्या करना है इस प्रॉपर्टी के साथ, मुझे किस लिए प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इसमें से रेंटल एप्रिसिएशन चाहिए है, मुझे इस पर फ्यूचर एसेसिबिलिटी चाहिए है, मुझे इसका कमर्शियल यूज़ फ्यूचर में करना है, अभी करना है, किसी ने रहना है जाके, आज रहना है, कल रहना है। आपकी एक बार जब आपका पर्पस क्लियर हो जाता है फिर हम इसके अगले पार्ट पे चलेंगे। हम बात करेंगे अब इसकी लोकेलिटी क्या है, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, और वो लोकेशन प्राइस के साथ कैसे कंपेरेबल रहेगी। प्रॉपर्टीज़ तो आपको ट्राई सिटी में बहुत मिल जाएंगी, हर कोने में मिल जाएगी, लेकिन लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको लोकेशन को पहले आइडेंटिफाई करना है। आपकी लोकेशन कैसी है, उसकी रोड अप्रोच कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिक अमेनिटीज़ कैसी हैं। बेसिक अमेनिटीज़ में आप अगर मोटा मोटा ले लोगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये रेलवे स्टेशन किधर है, आपका एयरपोर्ट किधर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल 2-3-4 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में अवेलेबल हो, उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड जो हैं, कनेक्टिविटी जो है वो अगर अच्छी है तो आप लोकेशन को थोड़ा बहुत प्लस माइनस आगे पीछे करके भी चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ सिक्योरिटी क्या है उस एरिया में, उस सोसाइटी में, उस प्रोजेक्ट में, उस एरिया में, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस सिक्योरिटी को लेके क्या है, मेंटेनेंस क्या रहेगी उसकी, मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है, हाई मेंटेनेंस है, निश प्रॉपर्टी है। निश प्रॉपर्टी तो खैर अफोर्डेबल में नहीं आती है, बट फिर भी मेंटेनेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको पहले अपने माइंड में लेके ही चलना है। बिकॉज बाइंग एनी प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोचोगे तो उसके साथ एक रिकरिंग कॉस्ट आती है। उसके लिए ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। मेंटेनेंस, डिस्टेंस बेसिक अमेनिटीज से, उसका लोकेशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, हाईवे एंट्रेंस कैसे है उसका, क्या उसका एंट्रेंस ऐसा तो नहीं है जो 20 फुट का है कि आप अगर अप्रोच करोगे कल के फ्यूचर में जब ट्रैफिक बढ़ेगा उस 20 फुट की रोड पे तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आपके प्राइसिंग क्या है उसके, दिस नीड्स टू बी कंपेरेबल। अगर आपका एंट्रेंस अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ये सब चीज़ें आपको पहले से देखनी ज़रूरी है। आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, सराउंडिंग में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बना हुआ है या क्या बन सकता है कल को। या मान लो आज बैरन लैंड है, आज एग्रीकल्चर लैंड है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं एरिया, उसके बाद जाके
एक सब सिटी में, उसके बाद एक पर्टिकुलर सिटी में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स हैं कैसी, उसके सराउंडिंग में क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का क्या रोल है उस एरिया की डेवलपमेंट को लेके। जैसे हम अगर यहाँ बात करें, ट्राई सिटी की बात करें, तो गमाडा, पोडा, ये एक दो पर्टिकुलर ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो जिसकी जद में ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी आती है। तो हम वो कौन से वाले एरिया को चूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्लान क्या है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एरिया के प्लान क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक ज़रूरी फैक्टर है, वो है हॉराइजन। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या लेके चलते हो, आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आज मैं सारा पैसा देके, सारा पैसा लगा के आज ही प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लूँ, लेकिन आपका उसका यूसेज क्या है। तो अगर आपका यूसेज उसका आज नहीं है, तो आज आपको सारे पैसे लगाने से कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। देन यू शुड चूज इन प्रॉपर्टी जो आपके शेड्यूल टाइम, मान लो आपको 2 साल के बाद कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करें जिसका पोजेशन तकरीबन 1.5 साल 2 साल में ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें, होराइजन आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देन कम टू दी, इसके और निटी-ग्रिटी में आप जाइएगा, तो फिर आप जाइएगा बिल्डर। अगर आप बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं या अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, तो जो भी डेवलपर वहाँ का है, जो भी कॉलोनाइजर है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे काम कर रही हैं, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके अप्रूवल्स क्या हैं। अगर वो प्लॉटिंग में बेच रहा है, तो क्या वो कमेटी से अप्रूव्ड है, क्या वो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, या एग्रीकल्चर लैंड में बेच रहा है, किस तरह की प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अप्रूवल्स के बाद आपके फाइनेंस के सोर्सेज क्या हैं, बिल्डर के, कॉलोनाइजर के अपने सोर्सेज क्या हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पूल करके फाइनेंस लेके उसको बिजनेस को रन कर रहा है, देन इट मीन्स वो फिर आपका पैसा लेके आपके पैसे का भी एक पूल बनाएगा। उसकी खुद की क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक्सेसिबिलिटी क्या है बिल्डर की, क्या वो एक्सेसिबल है, वो कॉलोनाइजर जो भी, जिसने भी कॉलोनी काटी है, जिसने भी प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जो भी डेवलपर है, क्या वो अप्रोचेबल है, क्या उसके पास आपकी डायरेक्ट अप्रोच है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन कम्स आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रैशनल होनी चाहिए। रैशनल मतलब ये नहीं है कि आप किसी बिल्डर को अप्रोच करें और बैठ के उससे नेगोशिएशन कर रहे हैं। नेगोशिएशन इस लेवल तक करें कि हर चीज़ पे आपको लगे कि मुझे इसी में सब प्लस 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 होना चाहिए। अगर इस तरह के कोई आप डील कर रहे हैं जहाँ पे बिल्डर आपको इस तरह का नेगोशिएशन का स्कोप दे रहा है, दैट मीन्स उसकी स्टैंडिंग्स हो रहा है, उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, वो अपने फाइनेंसेस इकट्ठे कर रहा है। तो आप वहाँ पैसा लगा के आप थोड़ा सा रिस्क में ज़रूर आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले जाननी बहुत ज़रूरी है। आपकी नेगोशिएशंस की पॉसिबिलिटी एक एथिकल लेवल तक होनी चाहिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कोई अनड्यू फेवर नहीं। अगर आप अनड्यू फेवर वहाँ से मांग रहे हैं, दैट मीन्स अनड्यू फेवर अगर कोई आपको ग्रांट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करेगा ही। नेगोशिएशंस की टर्म्स क्या हैं, उसकी क्लैरिटी क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का रोल क्या है उस प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया में। देन कम्स कि अगर लेट अस सपोज को किसी डेवलपर के पास अगर आप गए हो, मान लो आप प्लॉटिंग ले रहे हो, प्लॉट उसने पहले बेचे हैं, उसका पोजेशन उसने कब दिया, उसका सिचुएशन आज की डेट में क्या है, वहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितने लोगों ने उसको पोजेशन के बाद अवेल किया है, क्या वहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए, या अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट बिल्डर ने क्या बनाया है, पहले क्या डिलीवर किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। आप जो वहाँ पे रेजिडेंट रह रहे हैं 2-4-5 लोगों से आप मिल सकते हो, बिकॉज आप पैसा लगा रहे हो। जब आप 40-50 लाख रुपए लगाओगे तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हो। 4-5-10 मिनट का टाइम या 1 दिन का या 2 दिन का टाइम अगर आप लगा के देते हो, दैट गिव यू द एक्चुअल एंटायर पिक्चर कि जो पहले उसने डेवलप किया, उसने क्या डेवलप किया, क्या बेचा है, किस तरह की अमेनिटीज़ वहाँ पे हैं, क्या लोग वहाँ पे खुश हैं, क्या लोग वहाँ पे चीटेड फील तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही ना कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। इन सब चीज़ों के लिए ये सब ग्राउंड वर्क करने बहुत ज़रूरी है। अप्रूवल्स, बिल्डर से आप जाके अप्रूवल मांगो, कॉलोनाइजर से जाके आप अप्रूवल्स मांगो। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा तो वो अप्रूवल्स आपसे शेयर करेगा। उसके अलावा आपका
जो भी बजट है, जिस भी स्पेसिफिकेशन को लेकर आपने एक बजट अपना बिल्ड किया है, उसके लिए आपके फाइनेंसेस आपके पास क्या अवेलेबल है। क्या आप उसके लिए लैंडिंग लोगे बैंक से, तो उससे बैंक्स की क्या एफिलिएशन है वहाँ पे, और कौन कौन से बैंक्स वहाँ पे उसको फंडिंग कर रहे हैं, ये भी पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स एलोकेशन। एलोकेशन फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। सो अगर अभी तक आपको थोड़ा जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जो सबसे प्रिलिमिनरी नॉलेज था, वो मैंने कोशिश करी कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सो मैं जब भी मैं अगला वीडियो इस पर डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन वॉच दैट। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी हैविंग अ लाइव सेशंस आल्सो। वी विल डिस्कस योर क्वेरीज एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।